सुरभि की शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी सास सुमित्रा, ननद प्राची, देवर सोहन, ससुर मोहित उसको घेरे हुए बैठे थे। भाभी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी मम्मी एक टाइम पर शेफ रह चुकी है। नहीं प्राची, मेरी मम्मी शेफ नहीं थी, बल्कि उनके हाथों का खाना अच्छा बनता था, इसलिए लोग उनके हाथों का खाना खाना पसंद करते थे। तो भाभी, जब आपकी मम्मी और लोगों को खाना बनाकर खिला सकती है तो वो हमें क्यों नहीं खिला सकती? क्यों पापा, मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो बिल्कुल सही कही तूने बेटा। अरे जब बाहर के लोगों को अपने हाथों का बना खाना खिला सकती है तो हम तो उनके अपने हुए। और वैसे भी बेटे के ससुराल वालों को खाना खिलाना तो अच्छी बात है। अरे आप सब कैसी बात कर रहे हैं? बेचारी बहू को इस तरह घेरे बैठे हैं और सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बहू तो एक काम कर, जा अपने कमरे में, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, इनकी तो आदत है फालतू बोलने की। अरे हम फालतू थोड़ी ना बोल रहे हैं, बल्कि सच्ची तो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बहू, अगर हम तुम्हारे घर आए कभी तो क्या तुम हमें भूखा छोड़ दोगी? नहीं ना, तुम हमें खाने को तो दोगी ही। पर जब हम वही खाना तुम्हारे हाथों की बजाय तुम्हारी माँ के हाथों का खाए तो इसमें कौन सा गुनाह है? नहीं बाबूजी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप जब भी घर पर आएंगे तो माँ आपको अपने हाथों से ही खाना बनाकर खिलाएगी। अच्छा आप सब यहीं बैठिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर सुरभि वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन सुरभि जब खाना बना रही होती है तो उससे कुछ रोटियां जल जाती है, जिन्हें देखकर सुमित्रा कहती है, बहू तू ये रोटियां हमारे लिए ही बना रही थी ना? क्योंकि देखकर लग ही नहीं रहा कि ये इंसानों के लिए खाना बनाया है। अरे बहू, तुझे क्या हमसे कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला मुझे क्या आपसे दुश्मनी हो सकती है? आप सब तो मेरा परिवार हो। वो तो पता नहीं आज रोटियां कैसे जल गई। बहू, मुझसे तो ये खाई नहीं जाएगी जली हुई रोटियां, और अब तो आटा भी खत्म हो चुका है। माँ जी, मैं अभी दुकान से आटा ले आती हूँ ना। बहू, अब क्या यही बचा है करने को कि तू बार बार जली रोटी बनाकर खाना बर्बाद करे और हम आटा लाते रहे? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आज ही तो रोटियां जली है, रोज रोज थोड़ी ना जलती है। हाँ बहू, तभी तो मैं आज ही बोल रही हूँ। वैसे तेरी ये जली हुई रोटियां देखकर मेरी तो भूख ही मर गई। मैं आज खाना नहीं खाने वाली, और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी खाना खाएगा। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि बहुत परेशान हो जाती है। तुरंत अपनी माँ अनीता से मिलने चली जाती है। अपनी बेटी को घर आया देखकर अनीता को बहुत अच्छा लगता है। अरे सुरभि बेटा, आज यहाँ तू घर से क्या आ गई? ये घर बहुत सुना हो गया है तेरे बिना। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि तुझे बुला लूं, लेकिन बार बार बुला भी तो नहीं सकती ना। मुझे भी आपकी बहुत याद आई माँ, मेरा भी वहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, तू कुछ परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो बता मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। माँ सब ठीक तो है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को कहीं से पता चल गया कि आप बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती हो, तो बस उनका मन हो रहा था आपके हाथ की रोटियाँ खाने का। मुझे लगा कि अब मेरे ससुराल वालों को आपके हाथ की रोटियाँ इतनी अच्छी लग रही है तो एक बार उन्हें खिला ही देती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से बनाकर तुझे दे देती हूँ ताकि तू भी जल्दी से अपने घर चली जाए। हाँ माँ। अनीता जल्दी से रोटियाँ बनाती है और सुरभि को देती है। सुरभि के ससुराल वालों को रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि आटा लगाने जा रही होती है, तभी वहाँ उसके ससुर आते हैं। बहू, आटा लगा रही है? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज सबके लिए मैं आलू के पराठे बना दूँ। आपको पसंद है ना? हाँ बहू, पसंद तो है, लेकिन मैं आलू के पराठे खाता नहीं। अब तू एक काम करना, अपनी माँ से रोटियां लेकर आ जा बेटा, आज तो मैं वही खाऊंगा। जी ठीक है पापा जी। सुरभि अपने ससुर की बात मान जाती है। तभी वहाँ उसकी ननद आती है। भाभी, जब आप अपनी माँ के घर से रोटियां ला ही रही हो तो एक काम करो ना, अपनी माँ से बोल देना आलू के पराठे बनाने को। अब क्या यहाँ बनाओगी, इससे तो अच्छा वहाँ आपकी माँ ही बना दे। और एक काम करो, अपनी माँ को ना फ़ोन करके बोल दो बनाने को, और फिर जल्दी से निकल जाओ ताकि जल्दी जल्दी आ भी सको ना आप। अरे लेकिन मेरी माँ भी कितना बनाएगी, मैं यहाँ बना तो रही हूँ ना सबके लिए। भाभी, आप बनाओ या आपकी माँ बनाए, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मैं तो यही सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ कि आपकी माँ के हाथों की जब रोटियाँ इतनी अच्छी होती है तो आलू के पराठे कितने अच्छे होंगे।
भाभी अब देर मत करो, जल्दी जाओ ना अपनी माँ के घर। सुरभि को अपने ससुराल वालों के कहने की वजह से बार बार अपनी माँ के घर से रोटियां लानी पड़ रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ये रोज का ही हो जाता है। हर रोज सुरभि रोटी लेने अपनी माँ के घर चली जाती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर अनीता सुरभि से कहती है, सुरभि ये क्या है? अरे एक दिन का तो चल जाता है, लेकिन यहाँ तो रोज का ही हो गया है। तेरे ससुराल वाले रोज मुझे यहाँ रोटियां बनाने के लिए बोल देते हैं क्या? माँ मैं क्या करूँ? पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मेरे ससुराल वाले गलत कर रहे हैं। अरे रोज आपके घर से रोटी लाने के लिए भेज देते हैं, बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, लेकिन ससुराल वाले मायके की रोटी खाए जा रहे। हद है ये तो। अनीता और सुरभि दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तुरंत अनीता सुरभि के घर चली जाती है और सबसे कहती है, माफ करना, वो क्या है ना, मेरे घर पर गैस खत्म हो गई थी और कुछ बनाने के लिए था भी नहीं, तो मैंने सोचा अब तक ससुराल वालों को बेटी के मायके का आटा खिलाया है, अब मैं भी बेटी के ससुराल का कुछ खाने आ जाती हूँ। लेकिन बहन जी, आप तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीती तब खाना कैसे खाएंगी आप? ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन पुराने रीति रिवाज में कब तक बंद कर रहेंगे हम लोग? हमें ही तो पुराने रीति रिवाज, घिसी पिटी बातें तोड़नी पड़ेगी ना। और वैसे भी आप लोग तो इतने मॉडर्न हैं, आप लोग थोड़ी ना किसी बात के लिए मना करेंगे आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा ना कि आप मुझे खाना खिलाएं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी हमारे घर पर तो कुछ बना ही नहीं। बनाने ही तो क्या हुआ, बन जाएगा खाना। सुमित्रा बहन यहीं पर है, प्राची भी है, ये दोनों मिलकर बना लेंगी। तब तक मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर बेटी से थोड़ी बातें कर लेती हूँ क्यों, सही रहेगा ना ये? हाँ सही है मैं ना आपको बताना भूल गई, वो क्या है ना, मैं जिस घर पर रहती थी उस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है, तो अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी। मतलब अब से कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिन हो सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर मेरा खाना पीना होगा। और इतना तो मुझे भरोसा है अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अब तक जिस रिश्ते का आदर करते हुए अनीता अपनी बेटी की बात मान रही थी, अब इस रिश्ते का आदर करते हुए सुरभि के ससुराल वाले को भी अनीता की बात माननी पड़ती है। और इसके बाद वो कभी भी अनीता के हाथ की रोटियां खाने को नहीं कहते। देवकी जी के इकलौते बेटे प्रणव की अभी अभी शादी हुई थी। देवकी जी के पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और घर में उनके अलावा अब प्रणव और उसकी पत्नी निशा रहा करते थे। वैसे तो निशा बहुत संस्कारी लड़की है, घर के काम भी अच्छे से जानती है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो बोलती कुछ है और कहना कुछ और ही चाहती है। निशा की बातों की वजह से कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि देवकी जी के लिए बात को संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसा ही एक दिन तब हुआ जब देवकी जी के मोहल्ले वाली कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए उनके घर आई। अरे देवकी बहन, अब तो तुम्हारी मौज आ गई है, बहू रानी के आने से कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा। हाँ, मैंने तो सुना है कि हमारी देवकी की बहू बड़ी संस्कारी है, बड़ा ख्याल रखती है अपनी सास का। हाँ, बात तो तुम लोगों की बिल्कुल सही है। मेरी निशा ने ना पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। अरे तो फिर बुलाओ ना अपनी बहू को, थोड़ी देर हमारे पास बैठेगी, हम भी बातें करेंगी। हाँ भाई, हम भी अपनी बहू से कहेंगे कि तुम्हारी बहू से मिले और थोड़ा कुछ सीखे। हमारी बहुएं तो इतनी नालायक है कि हमारा ख्याल रखना तो दूर, हमारी तरफ देखती भी नहीं है। देवकी अपनी बहू निशा को बुलाती है। निशा अपने हाथों में चाय और नाश्ता लेकर अपनी सास देवकी की सहेलियों के सामने पहुंचती है। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता। अरे बेटा, इतना काम करने की क्या जरूरत थी? क्या आंटी जी, अब मैं इस उम्र में काम नहीं करूंगी तो क्या आपकी उम्र में करूंगी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आंटी जी, मैंने तो सुना है आपके 4 बच्चे हैं, आपने तो अपनी जवानी में बहुत काम किया होगा, उसी का नतीजा है। अरे देवकी, ये तुम्हारी बहू कैसी बातें करती है?
अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। उसके कहने का ये मतलब है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, बहुत मेहनत लगी होगी तुम्हें। हाँ मम्मी जी, आंटी और अंकल जी की मेहनत तो अब सबके सामने है। 4 बच्चे पैदा करने में कितनी मेहनत लगी होगी कोई भी समझ सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, तुम जाकर रसोई में खाने की तैयारी करो, मैं अपनी सहेलियों से बातें करती हूँ। निशा की बातें सुनकर देवकी की सहेलियां दंग रह जाती है, लेकिन देवकी किसी तरह बात को संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद प्रणव निशा को बताता है कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी एक फ्रेंड दिव्यांगना उससे मिलने के लिए घर आ रही है। अरे वाह प्रणव, आपने बताया नहीं कभी कि कॉलेज में आपकी लड़कियों के साथ भी दोस्ती थी। ऐसा कुछ नहीं है निशा, दिव्यांगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बस आज शाम को जब घर आएगी तो तुम खुद मिल लेना। शाम के वक्त दिव्यांगना प्रणव के घर आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। हेलो निशा, कैसी हो तुम? प्रणव तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। वैसे क्या बातें करते हैं प्रणव मेरे बारे में? हमेशा कहता है कि तुम बहुत प्यारी, स्वीट, सॉफ्ट लड़की हो। ओह, स्वीट और सॉफ्ट, इसका मतलब प्रणव ने ही तुम्हें बता दिया कि मेरा टेस्ट कैसा लगता है। निशा, तुम गलत समझ रही हो, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता। मेरे कहने का मतलब था तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। ओके समझ गई। बाय द वे, इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरे जाने के बाद खोलना। वैसे एक बात बताऊं, खोलने का काम तो ना प्रणव बहुत अच्छा करते हैं, खोलने में एक्सपर्ट है, फिर चाहे कुछ भी हो। निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने गलत क्या बोला? अब जब भी कोई नई चीज़ घर पे आती है तो आप हमेशा कहते हो ना, मुझे खोलना है, मुझे खोलना है, मुझे खोलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैंने भी कह दिया। अरे दिव्यांगना, मेरी बीवी को ना मजाक करने की आदत है, प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत देना। और इस बार प्रणव कैसे भी करके स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन उसे अपनी कॉलेज की दोस्त के सामने काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। प्रणव निशा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन निशा को लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था। और फिर एक दिन प्रणव निशा को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर जाता है। जैसे ही वो मार्केट में पहुंचते हैं, निशा देखती है कि एक चोर किसी औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। जैसे ही वो निशा के पास से गुजरा, निशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। मैं बहुत फास्ट हूँ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं रुकता नहीं हूँ। क्या बात है, फिर तो तुम्हारी बीवी बहुत खुश रहती होगी ना? अरे अब इसमें बीवी कहाँ से आ गई? सब लोग मेरी बातों का गलत मतलब ही क्यों निकालते हैं? मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुम इतने मेहनती हो, इतना काम करते हो, तो तुम्हारी बीवी भी खुश रहती होगी ना? इतना भी नहीं समझते। निशा, तुम इस चोर के मुंह क्यों लग रही हो? छोड़ो ना उसे, जाने दो। कैसी बात करते हो प्रणव? मैंने आज तक आपके अलावा कभी किसी को मुंह नहीं लगाया, और ये तो चोर है, मुंह तो देखो इसका। अरे अब कहना क्या चाहती है? क्या खराबी है मेरे मुंह में? अब ये तो तुम्हें अपने ससुराल जाकर ही पता चलेगा, तुम्हारे मुंह में खराबी क्या है। कभी बीवी कभी ससुराल। वैसे मेरी ना अब तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम्हें खोलना नहीं आता। ये क्या बातें कर रही है? मुझे क्या खोलना नहीं आता? अरे रात में दूसरे लोगों के घरों के ताले खोलने नहीं आते, वरना इस तरह दिन दहाड़े चोरी क्यों करते? निशा, छोड़ो भी, तुम्हारी डबल मीनिंग वाली बातें हर कोई नहीं समझ सकता, और तुम्हें इस अनजान आदमी से इस तरह की बातें क्यों करनी है? तब तक निशा ने चोर का हाथ पकड़ा हुआ था, और इतनी ही देर में देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग आ गए और उन सब ने उस चोर को पकड़ लिया। देखा तुमने कैसे मैंने उसे अपनी बातों में उलझाकर पकड़वा दिया? ओह, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रही थी। कुछ दिनों के बाद प्रणव के कमरे का गीजर खराब हो जाता है। प्रणव एक गीजर ठीक करने वाले को घर भेजता है। कावेरी निशा से कहती है कि वो उसे ठीक करवा ले। निशा उस मैकेनिक को अपने कमरे में ले जाती है। बताइए भाभी जी, क्या हुआ है? ये ना काफी देर तक चलाने के बाद भी पानी गर्म नहीं करता। अच्छा, देखता हूँ मैं। कुछ देर चेक करने के बाद वो क्या है ना भाभी, इसमें प्रॉपर करंट नहीं है,
इसलिए ये खराबी आई है। अरे अब आपका हाथ लगने के बाद तो इसमें करंट पूरे जोर से दौड़ना चाहिए, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में भी करंट की कमी है। अगर ऐसा है तो गीजर क्या खाक ठीक होगा? निशा की बात सुनने के बाद मैकेनिक का दिमाग घूम जाता है, वो वहां से भाग जाता है। शाम को जब प्रणव ऑफिस से वापस आया तो उसने निशा से गीजर के बारे में पूछा, जिसके जवाब में निशा ने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने तो बस छूने को कहा था, मुझे क्या पता था कि वो एकदम ठंडा था, इसलिए भाग गया। अरे भगवान, कैसी बहू है, कैसी बातें करती है, हाय राम। ये सब क्या है निशा? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? उफ़ो, मेरे कहने का मतलब है कि उस मैकेनिक को कुछ आता नहीं था, इसलिए भाग गया। एकदम हमारे गीजर की तरह था, पुराना और स्लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। निशा की बात सुनकर कावेरी और प्रणव ने अपना सर पकड़ लिया। अरे बेटा, पता नहीं क्या भला हमारे पीछे लगी है, जीवन से सुख चैन ही छिन गया है। तूने तो ज्योतिष में पीएचडी कर रखी है, सारी दुनिया को उपाय बताता है, कभी अपनी चाची का भी भला कर दे। अब तो अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया मैंने, अभी भी कोई फर्क नहीं बेटा। अरे चाची, आप पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ, मुझसे जितनी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। अच्छा साहिल, तुम बताओ, चाची तो बात बात पर रोने लग जाती है। क्या बताए भाई, समझ में नहीं आता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई हमारे घर पर टोना टोटका क्यों करेगा भला? टोना टोटका? आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके घर पर कुछ टोना टोटका हुआ है? 2 साल पहले। श्रद्धा, सोनम, आओ बेटा, ये लो प्रसाद खा लो। मम्मी जी, कहाँ से आया है ये प्रसाद? बेटा मैं सत्संग में गई थी ना, वहीं से प्रसाद मिला तो तुम दोनों के लिए घर ले आई। मम्मी जी, आप भी खाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, तुम दोनों खाओ। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चाय बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना। भाभी, मम्मी जी ने प्रसाद क्यों नहीं खाया? मम्मी जी का तो मम्मी जी ही जाने, पता नहीं क्या चलता रहता है उनके मन में। सोनम और श्रद्धा सास के लाए हुए लड्डू बड़ी श्रद्धा से खा लेती हैं। थोड़ी देर बाद, बना दी तुमने चाय? मम्मी ने कहा था ना चाय बनाकर उन्हें बुला लेना। हाँ तो आप बना देती ना, मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी ना। तू कपड़े सुखा रही थी तो क्या यहाँ मैं खाली बैठी हुई थी? भाभी, आप बात बात में मुझसे लड़ने क्यों लगती हैं? अरे मैं छोटी हूँ तो आपकी हर गलत बात बर्दाश्त करती रहूंगी क्या? देख श्रद्धा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर सवार हो जाएगी। माँ जी ने चाय मांगी और तू जाकर चाय बनाएगी, बस बात यहीं खत्म। श्रद्धा और सोनम अभी बहस कर ही रहे थे कि इतने में पड़ोसन की चीखने की आवाज उनके कान तक पहुंच जाती है। अरे निकलो बाहर, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पम्मी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अरे ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने जो ये पम्मी यहाँ लड़ने आ गई? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी जी, पता नहीं ये पम्मी आंटी क्यों चिल्ला रही हैं। तुम लोग ही संभालो इसे, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। सोनम और श्रद्धा बाहर गेट पर जाती है, जहाँ पम्मी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। तुम लोग मेरे घर को कूड़ेदान समझते हो क्या? कभी तुम्हारा कुत्ता मेरे घर के सामने गंदगी कर जाता है तो कभी झाड़ू लगाकर सारी गंदगी मेरे घर की तरफ धकेल देती हो। तुम दोनों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे तो मैंने कहा था क्या कुत्ते से कि आपके घर के सामने जाकर हल्का हो जाए? जानवर है, जहाँ मन किया वहीं कर दिया होगा। अगर जानवर पाला है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाओ, वरना मैं भी जो मेरे हाथ में आएगा ना उसी से उठाकर सर फोड़ दूंगी इस कुत्ते का। अच्छा, हाथ तो लगा कर दिखाओ मेरे शेरू को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लोगी आप। श्रद्धा और सोनम का पड़ोसन पम्मी आंटी के साथ झगड़ा चल रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले के और लोग भी जमा होने लगे थे। किसी तरह पड़ोसी पम्मी, सोनम और श्रद्धा के बीच का झगड़ा शांत कराते हैं। मम्मी जी, इतना झगड़ा हुआ, पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, आपको आवाज नहीं आई क्या? आपने एक बार भी बाहर आकर झांकना जरूरी नहीं समझा? अरे जैसा करोगी वैसा ही भुगतोगी ना, मैं क्यों आकर तुम्हारी बला अपने सर लेती। कुछ देर बाद, आज तो मेरा मूड ही बहुत खराब है, पता नहीं कैसा दिन है। पूरा का पूरा दिन झगड़ों में ही बीत गया। पहले मेरा श्रद्धा के साथ झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद पड़ोस वाली पम्मी आंटी ने आकर दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जब देखो तब इस मोबाइल में घुसे रहते हो। आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो बीवी की बात सुनना भी जरूरी नहीं लगता? अरे भाई, तुम्हारी ये रोज रोज की किटकिट सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा, बीवी से बात करने में बोरियत होती है,
तो बाहर कोई मीठी मीठी बातें करने वाली मिल गई है क्या, जो मुझसे बात करने का मन नहीं करता? वो कहावत तो सुनिए ना कि आदमी गुड़ ना खिलाए लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर दे। इनसे तो इतनी उम्मीद भी करना बेकार है कि ये बात ही सुन ले। सोनम का झगड़े का कैसेट जो एक बार प्ले हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देर रात तक सोनम और पति साहिल का झगड़ा होता रहा और उसके बाद दोनों मुंह फेर कर सो गए। अगले दिन सोनम और श्रद्धा अपना अपना काम निपटा रही थी। कुछ देर बाद उनकी सासू माँ फिर से 2 लड्डू हाथ में लेकर घर में घुसती है। अरे बहू, आओ जरा प्रसाद ले लो। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लड्डू खाने का मन नहीं है। एक लड्डू आप खा लीजिए और एक लड्डू श्रद्धा के लिए रख दीजिए। यह लड्डू सिर्फ तेरे और श्रद्धा के लिए है, खा ले चुपचाप। लड्डू खाने के बाद श्रद्धा, आज से दोपहर में रोटियां मैं बनाऊंगी और रात में तुम। क्यों भाभी, अब ये क्या नया नया फरमान है आपका? तुम्हारी चालाकी ना मैं खूब समझती हूँ। दोपहर में तुम इसलिए भाग भाग कर रोटियां बनाती हो क्योंकि चावल के साथ आधी ही रोटी बनती है, और रात में पूरे घर का खाना मुझ पर छोड़कर तुम सेठानी बनकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हो। भाभी, ये बात सब जानते हैं कि घर में मनमानी कौन कर रहा है। अरे पता नहीं आपको समस्या क्या है, रोज किसी ना किसी नए टॉपिक पर आकर आप झगड़ने लगती हो। झगड़ा क्या होता है ना, ये अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर मेरे ऊपर कलेशी होने का ठप्पा लगाई दिया है तो ठीक है, आज मैं क्लेश करके ही दिखा देती हूँ। इतना कहकर सोनम किचन में रखे बर्तनों को धक्का मार के नीचे गिरा देती है, जो श्रद्धा ने कुछ देर पहले ही साफ किए थे। अब तो घर में वो महाभारत शुरू हो गई कि पड़ोसियों को भी अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। कंचन निवास की हालत ऐसी थी कि कोई नौकरानी, स्त्री वाला भी उनके यहाँ जाकर काम करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ भी किसी न किसी की झड़प हो ही जाती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोनम, पता नहीं आजकल इस घर में क्या हो रहा है, रोज किसी न किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। कल तो पड़ोस वाली मिसेस शर्मा भी पूछ रही थी। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से मम्मी जी ने लड्डू लाकर खिलाने शुरू किए हैं तब से ये सब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देवरानी जिठानी में फूट डालने के लिए मम्मी जी कुछ टोना टोटका करके हमें लड्डू खिला रही हैं। जब भी मम्मी जी से कहो कि आप प्रसाद खाइए ना, तो मम्मी जी हमेशा यही जवाब देती हैं, मैं ये लड्डू तुम दोनों के लिए लाई हूँ। देर रात सोनम पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि श्रद्धा दबे पांव घर के बाहर जा रही है। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है, पीछा करके देखती हूँ। सोनम श्रद्धा के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि श्रद्धा चौराहे पर पुड़िया में कुछ सामान रखकर वहां से वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आकर उसने चौखट के दोनों तरफ कुछ काली राख छिड़की और माथे पर उसका तिलक लगाकर अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, ये श्रद्धा क्या टोटका करके आई? अच्छा, तो घर में यही टोटके कर रही है क्या? तभी आजकल बात बात पर घर में क्लेश हो जाता है। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सोनम देखती है कि सासू माँ कंचन ने अपने माथे पर लाल तिलक लगा रखा है और वो नींबू मिर्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जला रही है। हे राम, समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। इन दोनों से सामने से पूछ लिया तो ये तो अलर्ट हो जाएंगी। मैं जाकर किसी बाबा से उपाय पूछ कर आती हूँ। बेटा, जो बातें तूने बताई उसके बाद मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगाया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा दोष है, जिसे प्रेत दोष कहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहोगी, तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा की बात सुनकर सोनम घबराते हुए अपने घर में घुसती है। अरे बेटा, आ गई तू? देख, मैंने पूरे घर की नजर उतार दी है। भगवान ने चाहा तो अब ये दिन भर होने वाले कलेश से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी मम्मी जी? सच सच बताओ, आप क्या मिलाकर खिलाया आपने उन प्रसाद के लड्डुओं में? अरे बाउली है क्या? मैं क्यों खिलाने लगी तुझे कुछ भी? मेरा शुगर बढ़ रहा है इसलिए घर पर प्रसाद ले आती हूँ बस। तो पक्का ये श्रद्धा ही कुछ टोना टोटका कर रही है। बाबा जी ने कहा है कि अब अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमारे घर में ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। घर नहीं, मैं इस श्रद्धा को ही इसके मायके छोड़ कर आऊंगी। तू चिंता मत कर, अभी खबर लेती हूँ इसकी। कंचन आवाज लगाकर श्रद्धा को बुलाती है। देख, सीधे सीधे बता दे तूने घर पर क्या टोना टोटका कराया है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको टोटके करने वाली नजर आती हूँ क्या? देख श्रद्धा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे चौराहे पर वो सब रखते हुए। भाभी, आप अपना इलाज कराइए, अपने दिमाग और आंखों का, दोनों का। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारे घर में होती इन रोज रोज की झगड़ों का बच्चों पर कितना बुरा असर हो रहा है। इसलिए मेरी सहेली ने गृह शांति के लिए एक विधि बताई थी और हवन कुंड की राख दी थी, जिसे घर में छिड़कना था ताकि सब अच्छा हो जाए। बस मैं वही कर रही थी। तू सच कह रही है? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ भाभी। तो फिर सच में
इस घर पर कोई बुरी आत्मा का साया है और हमें यह घर बदलना ही होगा। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कंचन कुछ दिन तक और नजर उतारने के टोटके करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात बात पर दोनों बहुएं कभी सास से, कभी अपने पति से, कभी पड़ोसियों से उलझ ही जाती थी, जिससे मोहल्ले में भी उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। इसी क्लेश से तंग आकर आखिर में कंचन अपना पुराना मकान बेचकर नए घर में आ जाती है। लेकिन बाबा जी का टोटका यहाँ पर भी फेल हो गया था। अभी भी घर में होते झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अब तो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की सूरत तक देखने को तैयार नहीं थी। पूरी कहानी सुनने के बाद विमल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चाची, दरअसल आपके घर में जो भूत है ना, वो एक मकान तो क्या, आप 100 मकान भी छोड़ेंगे ना तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या तो कोई उपाय है क्या बेटा? अरे चाची, उपाय नहीं, पहले समस्या तो सुन लीजिए। आपके घर के भूत है, आपके घर की दोनों बहू हैं। आपकी बहुएं झगड़ालू है। जब बात बात पर एक दूसरे का सर फोड़ेंगी तो इसमें भूत प्रेत का क्या दोष? आप अपनी बहुओं को सुधारिए, ये भूत प्रेत खुद भाग जाएंगे। उस दिन के बाद कंचन ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली थी और सख्ती से दोनों बहुओं पर निगरानी भी रखने लगी थी। उसने महसूस किया कि वाकई उनके घर का भूत भाग गया है और घर में शांति का माहौल बनने लगा है। ये कहानी शुरू होती है कलावती जी के घर से। कलावती जी एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालातों वाली औरत थी। उसने अपनी पढ़ाई मुंबई से की थी, जिस कारण उसका रहन सहन भी बड़ा मॉडर्न था। पर कहते हैं ना, भगवान ने जहाँ किस्मत लिख दी है आप वहीं पहुंच जाते हैं। और कलावती का दिल आ जाता है प्योर देसी दिल वाले शुक्ला जी पर और वो बन जाती है मिसेस शुक्ला। तो चलिए आपको ले चलते हैं शुक्ला परिवार में। सुबह सुबह लिट्टी चोखा मिल जाता तो बात कुछ और ही होते। ना बाबा ना, मैं तो गुलाब जामुन ही खाऊंगी। क्या फायदा गुलाब जामुन खाने का, जब 30 सालों से मीठा खाने के बाद भी आपको मुंह से जहर ही उगलना हो तो? सब सुन लिया मैंने। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मेरी खुराक कम होती जा रही है। यूँ तो हमने लव मैरिज की है, पर आज तक आपने मुझे मेरी पसंद का लिट्टी चोखा नहीं खिलाया। तो कौन सा आपने मुझे कुछ खिला दिया? कितने पसंद है मुझे गोलगप्पे, पराठे, छोले भटूरे। पर मजाल है कि किसी दिन आप रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ बना दे। अब तो मन में एक ही इच्छा है, जो 3 रत्नों को पैदा किया है मैंने, उनकी शादी करके ऐसी तिखी तिखी बहुएं लाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। खूबसूरत की खूबसूरत और खाना बनाने में अव्वल। और कलावती अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां तलाशनी शुरू कर देती है। मुझ में और भैया में 2 साल का अंतर है मम्मी। तुम्हें मेरी शादी की क्या जल्दबाजी है? अभी से लड़के देखेंगे तब तेरे मन लायक कोई मिलेगी। नहीं, अभी मत देखो कोई लड़की, वैसे भी मैंने देख रखी है। क्या? कब हुआ ये? तूने हमें बताया भी नहीं। वो मम्मी, वो ना साउथ इंडियन है, रोज तुम्हें इडली डोसा खिलाएगी। सोचो, घर पर ही साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगे तुम्हें। तेरी बातों में दम तो है। फिर ठीक है, तेरे भाइयों के साथ तेरा भी रिश्ता कर देंगे इस बार। और कलावती फिर से अपने बाकी दोनों बेटों के लिए लड़की की तलाश में लग जाती है। साउथ इंडियन का स्वाद तो मिल जाएगा, एक पंजाबी बहू ढूंढ लेती हूँ। और तभी शुक्ला जी को उनके बचपन के दोस्त का कॉल आता है। अरे जय जय श्री कृष्णा शुक्ला भाई, कैसा है तू? सुना है बड़ा नाम कमा लिया तूने। 3 होनहार बेटे, तीनों अच्छा कमाते हैं। अच्छे बीवी बच्चे हो ना तो इंसान को और क्या चाहिए। बस बस भगवान की कृपा है चिराग भाई। वैसे आज कैसे याद किया, कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तू अपने बेटों के लिए लड़की देख रहा है। मैं भी ना अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा हूँ। बहुत होनहार बच्ची है, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा, तो मिलवा देते हैं दोनों बच्चों को, और अगर दोनों को जचा तो हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएंगे। मैट्रिमोनियल साइट से कलावती परविंदर का रिश्ता अपने दूसरे बेटे निखिल के लिए निकाल लेती है और एक ही मंडप में कलावती अपने तीनों बेटे करण, प्रेम और निखिल की शादी वत्सला, परविंदर और मिताली से करवा देती है। मंडप में अपने तीनों बेटों को अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ फेरी लेते हुए देख कलावती बहुत खुश होती है। अब आएगा जीने का मजा। तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब उनकी बीवियां बनाएगी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना। सुबह साउथ की इडली खाऊंगी, दोपहर में पंजाबी तड़का और रात को गुजरात के फाफड़े। क्यों गुजराती खाना रात में ही क्यों? सुबह भी तो खा सकती हो।
अब दिन भर इतना भारी खाना खाऊंगी तो रात में तो हल्का खाना ही खाना पड़ेगा ना। सब समझती हूँ मैं। आप तो चाहते ही हैं कि इतना अच्छा खा खा कर मेरा पेट खराब हो जाए और लूज मोशन के कारण मैं कुछ खा ही ना पाऊं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या फायदा हुआ तीनों बहुओं को लाने का? मेरा लिट्टी चोखा बनाने वाला तो आया ही नहीं कोई। पर शुक्ला जी की किससे फिक्र है। कलावती तो बड़ी खुश थी, आखिरकार उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने वाली बहुएं जो आ गई थी। दरवाजे पर आरती की थाली लिए बैंड वाले के साथ कलावती अपनी तीनों बहुओं का स्वागत करती है। भांगड़ा करते हुए परविंदर अंदर आती है, गरबा करते हुए मिताली और भरतनाट्यम करते हुए वत्सला। ऐसी भी क्या खून में मिलावट करनी थी तुझे कलावती? कम से कम अपनी जात बिरादरी की लड़कियां तो लाती। इतनी ज्यादा मिलावट मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, वो भी अरेंज मैरिज में। अरे भाई बेटे, तेरे लव मैरिज करके अलग जात की लड़कियां ले आती तो समझ में भी आता, पर खुद से कौन सी सास दूसरे जात की बहुएं ले आती है भाई। अभी तो तुझे इसमें बहुत फायदा दिख रहा है कलावती, पर कुछ समय बाद तुझे खुद समझ में आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, जब घर घर कम चिड़िया घर ज्यादा लगने लगेगा। कलावती तो जैसे अपने कानों में रुई ठूस अपना काम करती जाती है। सारी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और अब आती है वो घड़ी जिसका कलावती को न जाने कितने जन्मों से इंतजार था। अब बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाएगी तो आपको भी तो खाने मिल ही जाएगा। ऐसे मुंह बनाकर मत बैठिए। तीनों अपने अपने हिसाब से खाना बना कर लाएगी। मुझे तो लग रहा है कि अब हमें घर बैठे ही रेस्टोरेंट का स्वाद मिलता रहेगा मम्मी। मुझे तो बस कोई 2 रोटी और अचार भी दे दे तो मुझे चल जाएगा। बेबी, तुम ज्यादा मेहनत मत करना वरना थक जाओगी। वहाँ तुम्हारी भाभियाँ बाकी काम कर रही है ना, तुम बस चाय बना लो, वो भी चलेगा, है कि नहीं मम्मी? पर चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। किचन से तीनों बहुएं अपने अपने बनाए डिशेस को एक एक प्लेट में लाकर कलावती के सामने रख देती है। कलावती जैसे ही चिवड़ा खाने लगती है, परविंदर कहती है, अरे बेबे, मैंने आपके लिए मकई दी रोटी बनाई तो है। कितनी मेहनत की है मैंने सवेरे सवेरे, मुंह विच तो लगाओ। अरे बहू, पहले ये मिताली के चिवड़े खा लूं, फिर तेरी रोटियां भी चख लूंगी। आया रामा, फिर मेरा नंबर कब आएगा जी? मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इतनी मेहनत करके मैंने इडली बनाया और तुम उसको लास्ट में कहेगा। अब ये सब बाद में कर लेना, पहले हम चारों को खाना तो परोस दो। हे माता जी, बापूजी आप भूखे ही हैं? मैं तो भूल ही गई थी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। खाना तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि खाना तो मैंने बस माता जी के लिए बनाया था। मुझे लगा कि पहली बार खाकर मुझे पास कर दे, फिर सबका बनाऊंगी। हाँ हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मिल गया खाना पापा। हम तो बाहर से मंगवा कर भी खा लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी की प्यारी प्यारी बहुएं उन्हें बाहर भी खाने देंगी। करण अपने भाई और अपने पापा के लिए होटल से खाना ऑर्डर करता है। ऑर्डर किया हुआ खाना आ भी जाता है, पर तब तक भी कलावती की तीनों बहुएं इसी बात पर कलेश करती रहती है कि पहले कलावती किसका बनाया हुआ खाना खाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भूख लग रही है, सामने इतना अच्छा अच्छा खाना है, फिर भी अब तक एक निवाला भी मेरे मुंह में नहीं गया। हाय रब्बा, मेरे रहते आप भूखी क्यों रहेंगी बेबी? अब खाइए ना मेरी बनाई हुई मक्की दी रोटी। आया रामा, फिर हमारे इडली कौन खाएगा? तुम खाएगा? ये छोकरी तो हाँ उगांडी हो गई है। माता जी, आप इस इडली को छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप जिसकी प्लेट से खा रही थी उसी प्लेट से खा लीजिए, यानी कि मेरे। और वत्सला, तुम्हारी इडली का कुछ नहीं होगा, उसे ना मैं खा लूंगी। हो अरे कोई मुझे खाने को दे दो। सुबह से खाने का इंतजार करते करते दोपहर हो गई, बाकी सब खा खा कर चले भी गए। अरे मुझे चक्कर आ रहा है बहू। नहीं माता जी, वो हम आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हो हम तीनों एक साथ ही आपको खाना खिला देती हैं बस। और कलावती की तीनों बहुएं अपने अपने प्लेट से एक एक कोर निवाला लेकर कलावती के मुंह में जैसे ही डालने जाती है कि परविंदर बोल पड़ती है, अब एक साथ तीनों निवाले तो बेबी के मुंह में नहीं जा पाएंगे, पहले मैं खिला देती हूँ।
ये पहले मैं चिवड़ा खिलाती हूँ। अयो रामा, मेरा इडली सांबर में डूबा हुआ है, कभी भी पिघल कर नीचे गिर जाएगी, पहले मैं खिलाएगी। इतनी जल्दबाजी में मक्के की रोटियां बनाई थी मैंने, रोटियों का सारा कुरकुरापन ही खत्म हो जाएगा, फिर बाद में मैं नहीं खिलाऊंगी। जिंदगी में जिसने कभी खाना ना बनाया हो वो आपके लिए इतनी मेहनत करके रोटियां बनाकर लाए, फिर भी आपको कदर नहीं है बेबे। ऐसा कौन करता है? बच्चे तो सो। ये कहाँ फंस गई मैं, ये तो जी का जंजाल है। कोई भी बहाना करके यहाँ से निकल लेती हूँ। अरे बहू, मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, मैं जरा बाहर टहल कर आती हूँ, तब तक तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लो कि कौन पहले मुझे अपना खाना खिलाएगा। हर किसी तरह कलावती अपनी बहू के चुंगल से छुटकर ऐसे बाहर भागती है जैसे चूहा बिल्ली के पंजों से निकल कर भागता है। बाजार में कलावती एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती है। कुछ ही मिनट में वेटर खाना उसके सामने लाकर परोस देता है, जिसे देखकर कलावती को कहीं जाकर चैन आता है। और जैसे ही कलावती फ्राइड राइस एक चम्मच में उठाकर अपने होठों के करीब लाती है कि उसकी तीनों बहुएं अपने अपने खाने की प्लेट्स लेकर वहां धमक जाती है। इतना सब मैंने इसलिए बनाया था कि आप बाहर जाकर खाए माँ, हैं? फिर हम बहुओं के होने का क्या फायदा? लोग क्या सोचेंगे? चलिए आप यहाँ से। आया भाभी सही कहती है, अम्मा तुम घर चलो। कहीं ये रेस्टोरेंट वाला आपको भड़का कर तो यहाँ नहीं ले आया ना? अभी जाकर इसकी हड्डी पसली एक करूं क्या बेबे? अरे नहीं 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 नहीं, मेरी तीन त्रिदेवियां, रुक जाओ। देखो यहाँ पर ना कुछ इज्जत है मेरी, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम तीनों के साथ घर चलती हूँ बस। और बेचारी कलावती को फिर से अपने बहू के साथ घर लौटना पड़ता है। दोपहर का खाना तो हम लोगों ने 3 बजे मंगवा कर खाया, अब कम से कम शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दो बहू। अयो रामा, अम्मा बोल गया। अम्मा जी, मैं अभी आपके लिए नारियल पानी बनाकर लाती हूँ। ए नहीं नहीं हो माँ, मैं अभी आपके लिए ना आम पन्ना बना कर लाती हूँ। एक बार जो किसी ने परविंदर के हाथ की लस्सी पी ली ना, फिर उससे तो दारू का भी नशा नहीं चढ़ता। मैं तो यहाँ बिना खाए पिए ही नशे में हूँ। आंखें ऐसी झूम रही है, ऐसी कमजोरी आ रही है शरीर में, लग रहा है ज्यादा देर तक और भूखे नहीं रह पाऊंगी मैं। समझ गया, लगता है शाम की चाय भी बाहर टपरी पर जाकर ही पीनी पड़ेगी। अच्छा कलावती जी, आप आराम से अपने बहू के हाथ के चाय नाश्ते का लुत्फ उठाइए, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है और कलावती भूखी की भूखी ही रहती है। फिर भी बड़प्पन दिखाते हुए वो अपनी बहुओं को कहती है, मुझे खिलाने के चक्कर में तुम तीनों भी तो भूखी हो सुबह से, जाओ हाँ कुछ खा लो। ए नहीं नहीं माँ, मैंने तो इडली खाई ना। अय्या, मैंने भी मकई के पराठे खाए जी। और मैंने चिवड़ा। अपने अपने हाथों के बनाए ड्रिंक्स को तीनों चीयर्स करके पीती है, पर कलावती को कुछ भी नसीब नहीं होता। रात को भी शुक्ला जी के साथ उनकी तीनों बेटों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। इससे पहले कि कलावती की तीनों बहुएं फिर से डिनर बनाकर उसे खाने को कहे और इस पर फिर से एक चर्चा हो, कलावती पहले ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को 2 बजे कलावती चुपके से उठती है और किचन की तरफ जाती है। कम से कम 4 रोटी ही खा लेती हूँ, वरना इन तीनों में से कोई भी उठ गई तो मुझे खाना नसीब नहीं होने देगी। अंधेरे में किचन में कलावती जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है, एक तरफ से वत्सला का चेहरा बाहर आता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर कलावती डर से चीख उठती है। अय्या, डोंट बी स्कैर्ड अम्मा, इट्स अ मी। आपको भूख लगी ना, अब इडली खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ना यहाँ बस पानी पीने आई थी बहू, तू सो जा, मैं भी जा रही हूँ। अब उठ ही गई हैं तो मेरे हाथ के छोले भटूरे खा लीजिए बेबे, बस अभी बना देती हूँ। ऐसी क्या बात है माँ, मैं क्या आपके लिए कुछ नहीं बना सकती? मुझे बोल दिया होता तो अभी ऊंधियो बना देती। तुम तीनों इतनी अच्छी होती तो आज मुझे सुबह से भूखा नहीं रहना पड़ता। ये खा लो मम्मी जी, वो खा लो मम्मी जी। मम्मी जी, जान पर आफत आ गई मेरे, बोलने से क्या होता है, खाने तो दो। खाने के वक्त तो तुम तीनों लड़ने लग जाती हो। भूखे पेट में दवाई भी नहीं ले सकती, जिस कारण मैंने आज शुगर और बीपी की दवाई भी नहीं ली। मेरी फ्रेंड ने ठीक ही कहा था, इतना मिलावट मुझ पर ही भारी पड़ेगा।
खाने के लालच में 3-3 तरह की बहुएं ले आई और खाने को नमक रोटी भी नहीं मिल रही। इससे अच्छा तो मैं शुक्ला जी को लिट्टी चोखा बनाकर खिला देती, तो जरूर वो भी मुझे कुछ ना कुछ बनाकर खिला ही देते। कलावती का रात को खाने का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। वो कमरे में जाकर सो जाती है। बहुत ज्यादा कमजोरी बढ़ जाने के कारण सुबह कलावती उठ नहीं पाती। सुबह 10 बजे जब तक कलावती नहीं होती, सभी उसके कमरे में जमावड़ा लगा लेते हैं और मिलकर उसे उठाने की कोशिश में लग जाते हैं। हो गई शांति। एक दिन नहीं हुआ बहू को आए हुए और सास बिस्तर पर पड़ी है। इसी के कारण ना सभी बहू को बला कहते हैं। एक बार बस होश आ जाए कलावती को तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। और तुम तीनों क्या फर्ज निभाया है? तीनों ने बेटे होने का बंध गए ने बीवियों के पल्लू में। आया आप ठीक कहता आंटी जी, मेरे को माफ करना अम्मा। इट्स ऑल माय फॉल्ट। प्लीज उठ जाओ। ये क्या शप्पा हो गया। बाबा जी मदद करो, मेरे बेबे को ठीक कर दो बाबा जी। हम तीनों कभी जिद नहीं करेंगे। बेबे को जिसके हाथ के खाने का मन करेगा वो उसी के हाथ का खाएगी। मैं तो बीजा करम मामा के आगे जोत जलाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मामा को होने नहीं देंगी। अब ये ड्रामा करने का क्या फायदा? ये सब तुम तीनों के कारण हुआ है। अगर मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। कम से कम तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी वत्सला। ऐसा क्या खिलाया तुम लोगों ने मम्मी को? बेचारी भूखी भूखी ही बेहोश हो गई। फौरन सभी कलावती को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लगता है इन्होंने अपनी दवाइयां समय पर नहीं ली और बहुत समय तक भूखा रहने के कारण कमजोरी से ये बेहोश हो गई है। पेट में प्रॉपर ना खाना जाने के कारण शरीर में कमजोरी आ गई है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। नर्स अंदर जाओ, पेशेंट को होश आए तो उन्हें जूस और सूप दे देना। सभी अंदर कैबिन में जाते हैं जहाँ कलावती बिस्तर पर लेटी थी। नर्स के साथ साथ बाकी सभी भी कलावती के कमरे में जाते हैं। उसकी तीनों बहुएं बिस्तर पर उसकी सिरहाने खड़ी होकर रोने लगती है। ओहो, अब तो मम्मी जी ये टेस्टी टेस्टी खाना खा ही नहीं पाएगी। इतना अच्छा टेस्ट है खाने का। छोड़ो, मैं ऐसे ही खुद खा लेती हूँ। मिताली को लगता है कि उसके ऐसा कहने से कलावती होश में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, जिससे उसे बहुत अफसोस होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कलावती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करती है। पेशेंट के साइड से हट जाइए, उन्हें होश आ रहा है। कलावती जी लीजिए सूप पीजिए, इससे आप बेटर फील करेंगी। सूप को देखते ही कलावती फट से उठकर बैठ जाती है। चलो कुछ तो नसीब हुआ। वहीं सामने अपनी तीनों बहुओं को देखकर कलावती घबरा जाती है कि कहीं उससे ये सूप भी ना छिन जाए। अम्मा घबराइए मत, हम लोग लड़ेंगे नहीं। वी अंडरस्टूड, हमसे गलती हो गई। इनकी सो बेबे, मैं कभी वैसा फिर ना करूंगी। पीछे सूप जरा सादा नहीं लग रहा। इसमें मेरा गुजराती तड़का होता तो बात अलग होती हो। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगी।